हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि मैं आज आपको शुरू करती हूँ बहुब्रीहि समास, जो कि आपका समास का लास्ट प्रकार है, यानी कि आखिरी प्रकार है बहुब्रीहि समास। इससे पहले कि मैंने 5 प्रकार आपको बता दिए हैं। आपको पता है, मैंने बताया हुआ था कि समास किसे कहते हैं। तो समास क्या था? समास 2 या 2 से अधिक पदों के योग को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और यत्र तत्र बिखरे हुए पदों के को एकत्रीकरण करना या उनका संक्षेपीकरण करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। विग्रह समास विग्रह क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक पदों के योग 2 या 2 से अधिक पदों का जब हम अलगाव करते हैं तो उसे हम विग्रह कहते हैं। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया समास 2 तरीके से होते हैं, यानी विग्रह 2 तरीके का होता है, एक लौकिक विग्रह और एक अलौकिक विग्रह होता है। फिर मैंने आपको समास के बारे में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं, जैसे कि समास जो होता है वो किस में होता है? पदों में होता है या वर्णों में होता है या शब्दों में होता है? तो समास जो होता है सदैव पदों में होता है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि समास जो होता है वो क्या होता है? वो अविकारी होता है। ठीक है। समास के बारे में मैंने आपको क्या बताया? समास जो होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं? समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। आपको कहीं 2, आपको 3 मिलेगा, कहीं 4 मिलेगा, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बेसिक शिक्षा परिषद में अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हो तो आपको समास के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको आँख बंद करके सिर्फ 6 और 6 ही लगाना है। कितने प्रकार? 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास और आपके हो जाएगा द्विगु समास। ये सारे आपने समास पढ़े हुए हैं। आज आपका लास्ट समास है बहुब्रीहि समास, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बहुब्रीहि का जो सूत्र होता है वो होता है अनेक मन्य पदार्थों बहुब्रीहि, यानी कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक पद मिलकर के किसी अन्य पद की प्रधानता को बताए वहाँ पर बहुब्रीहि समास माना जाता है। अगर आपने संस्कृत की आपने व्याकरण पढ़ ली तो ये समझ लीजिए आपने हिंदी की व्याकरण तैयार कर ली है, क्योंकि संस्कृत से ही आपकी हिंदी बनी है और संस्कृत की व्याकरण आपने पढ़ ली तो हिंदी की पढ़ ली। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको हिंदी में भी पढ़ना रहता है कि जहाँ पर 2 पदों के योग से एक तीसरा पद बनता है और तीसरे पद से क्या होता है? जो तीसरा पद जो होता है वही प्रधान होता है। ठीक है। जहाँ पर 2 या 2 से अधिक पद मिलकर के किसी अन्य पद की प्रधानता बताते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे हमने कहा कि चक्र है जिसके हाथ में, यानी कि विष्णु भगवान के हाथ में क्या होता है? चक्र होता है। तो चक्र होता है विष्णु भगवान के हाथ में, तो हम ये कहेंगे कि अब यहाँ पर क्या है? चक्र है जिसके हाथ में, तो चक्र जिसके हाथ में है हम यानी किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? यानी हम किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं। ठीक है। जब 2 लोग जो किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है, यानी कि हम विष्णु भगवान के ओर संकेत कर रहे हैं, यानी फिर वहाँ पर क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है। तो यहाँ पर प्रधानता किसकी दिखाई जा रही है? किसी तीसरे की, यानी विष्णु जी की दिखाई जा रही है। तो बहुब्रीहि समास होते हैं ये भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास और क्या होता है? और दूसरा होता है व्याधिकरण बहुब्रीहि समास। तो समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। ये जो समानाधिकरण बहुब्रीहि समास होता है ये होता क्या है? तो जहाँ पर पदों की विभक्ति समान हो, जहाँ पर पदों की विभक्ति क्या होती है? समान होती है, वहाँ पर समानाधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। और ये जो आपका समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है ये भी आपका अगर पूछा जाए कि कितने प्रकार का होता है तो ये 6 प्रकार का होता है। वैसे आपसे ये पूछा नहीं जाता है, ये बहुत डीपली जब आप टेट और सीटेट की तैयारी करते हो तभी पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको यहीं पर इसलिए बता रही हूँ, अगर मान लो आपके पेपर में पूछा गया तो आपसे ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है। तो ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? द्वितीय होता है, तृतीय होता है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये आपके 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। बात करते हैं इनके उदाहरण की। तो इनका उदाहरण क्या कहता है? तो यहाँ पर उदाहरण क्या कहता है? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। ठीक है। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या कहता है? एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझे आप लोग थोड़ा सा एक मिनट वेट। ठीक है। जो समानाधिकरण बहुब्रीहि समास क्या कहता है? जहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर पदों की विभक्ति समान हो। ठीक है।
और एक आपको इसकी ट्रिक बता दूं, जहाँ पर आपको, जैसे मान लो बहुत से हमारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिन्होंने क्या ली हुई है, जिन्होंने संस्कृत ली है, लेकिन उनको थोड़ा सा पढ़ने में क्या होता है, कठिनाई होती। तो देखिए जो हमारे बहुब्रीहि और सारे हमने समास में आपको ट्रिक भी बताई है जहाँ पर ट्रिक इस्तेमाल होती है, यानी कि उदाहरण को कैसे हम पहचानेंगे ये कौन सा समास है उदाहरण के थ्रू, तो इसमें भी हम आपको ट्रिक बता देते हैं। जैसे अगर यशस्सा आखिरी में लिख कर आता है यशस्सा, यानी कि वहाँ पर आप आँख बन के लगा दीजिएगा कि वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, क्या है, दश आननानि यशस्सा, यानी 10 है आनन जिसके, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा दशानना। ठीक है, अगला है हमारा जितानि इंद्रियाणि यशस्सा, तो उसे हम जितेंद्रीय कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है, व्याधिकरण बहुब्रीहि समास। व्याधिकरण बहुब्रीहि समास क्या होता है, जहाँ पर पूर्व पद प्रथमा और उत्तर पद षष्ठी या सप्तमी में हो। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जहाँ पर पूर्व पद प्रथमा में हो यानी प्रथमा विभक्ति में हो, यानी कि देखिए अभी आपने पढ़ा समानाधिकृत तत्पुरुष समास में क्या होता है, जहाँ पर विभक्ति समान होती है सभी में। ठीक है, लेकिन व्याधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति, पूर्व पद में प्रथमा विभक्ति होती है और उत्तर पद में क्या होती है, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, तो वहाँ पर व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे हमने कहा उदाहरण में चंद्रशेखरा, चंद्रशेखरे यशस्सा, यानी चंद्रशेखरा, तो चंद्र जो है ये आपका प्रथमा विभक्ति है और सप्तमी विभक्ति शेखरे है। ठीक है, तो चंद्रशेखरे यशस्सा, तो ये आपका क्या हो गया, चंद्रशेखरा। ठीक है, अगला है वीणा पाणो यशस्सा, यानी वीणा है हाथ में जिसके, तो वो क्या हो जाएगा, वीणा पाणी, यानी सरस्वती जी। तो इस तरीके से हमारा समास जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। और आपने क्या क्या चीज़ें सीख ली, आपने प्रत्याहार बनाना सीखा, आपने माहेश्वर सूत्र पढ़ा यानी वर्ण प्रत्याहार को सीखा। फिर आपने अगला चैप्टर क्या सीखा, आपने अगले चैप्टर में संधि को सीखा कि संधि कैसे बनाते हैं, संधि कौन कौन सी होती, कितने प्रकार की होती, सभी के भेद पढ़े, सभी के भेद के उदाहरण पढ़े। उसके बाद मैंने आपको समास पढ़ाया, समास चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। और आपको बता दें कि इसके साथ साथ आपका ये समझ लीजिए आपने आधा पोर्शन तैयार कर लिया है। ठीक है, तो ये आपका आधा पोर्शन समझ लीजिए तैयार हो चुका है, यानी जितना भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने पहले ही करा दी है चैप्टर वाइज। और कल मैं आपको पढ़ाऊंगी शब्द रूप और धातु रूप के बारे में, जो आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो बात करूंगी मैं शब्दों और धातु रूप के बारे में। आपको क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ना ही स्किप करना है। अगर आप क्लास को स्किप करके देखोगे तो आपको संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आएगी। और आपको एक गुड न्यूज़ ये बताने जा रही हूँ कि आपकी जो संस्कृत की जो मैंने तैयारी कराई है, जो भी मैंने नोट्स आपको ये दिए हैं, जो भी मेरे संस्कृत के नोट्स खरीदे हैं, जिन भी प्रशिक्षुओं ने ख़रीदा है वो खुद ही जानते होंगे कि मेरे संस्कृत के नोट्स कितने अच्छे हैं। अगर उन्होंने उसको चेक किया होगा, उन्होंने उससे पढ़ा होगा, एकदम मैंने जो भी नोट्स तैयार किए हैं वो डीएलएड के साथ साथ मैंने उनको प्राइमरी लेवल के जितने भी एग्ज़ाम, जैसे आपका टेट है, यूपी टेट है, सीटेट है, ठीक है, इसके साथ साथ आप आरटीईटी की तैयारी भी कर रहे हो तो भी आप उसमें आपके बहुत काम आएगी। और इसके साथ साथ सुपर टेट तक की जितनी भी तैयारी है मैंने इसी कोर्स, आपको कहीं से ये समझ लीजिए, अब बहुत से हमारे प्रशिक्षकों ने 120 रुपीज़ का ये कोर्स जो लिया है, यानी एक अलग से ये हमारा जो लिया है, तो ये समझ लीजिए वो 120 रुपीज़ उनके बहुत काम आने वाले, बहुत अच्छे से वो इसकी तैयारी कर पा रहे हैं। उन्होंने खुद देखा होगा कि नोट्स मैंने कितने अच्छे से, बहुत अच्छे से नोट्स दिए हैं उन लोगों को। ठीक इसी तरीके से देखिए जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, ऐसे ही मैंने नोट्स बहुत अच्छे से तैयार किए हैं। आपको पढ़ने में भी देखिए बहुत मज़ा आएगा, सारी चीज़ें मैंने टाइप करके दी हैं। और जो भी प्रशिक्षु ये बोल रहे हैं कि मैम आपके नोट्स क्या बोलते हैं महंगे, आप ज़रा ये बताइए कि 120 रुपीज़ पर सब्जेक्ट का महंगा है क्या? 120 रुपीज़ तो आप डेली ऐसे ही खर्च कर लेते होगे, क्या 120 रुपीज़ आप अपने पढ़ाई में नहीं लगा सकते हो? और 400 रुपये का भाई 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 सब्जेक्ट, वो भी बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं जो कि आपके आगे चल के आपके काम आएंगे। ठीक है, ये सिर्फ डीएलएड भी नहीं बल्कि आगे चल के भी आपके काम आएंगे। ठीक है, यहीं पर ही नहीं काम आएंगे। तो आपके जो 400 रुपये में 8 सब्जेक्ट हैं, आप खुद ही सोचिए 400 रुपये में 8 सब्जेक्ट कितना मतलब कम प्राइस है। आप किसी भी चैनल पर जाकर देखिए आपको कितने में नोट्स मिल रहे हैं। और अगर आपको मेरे चैनल पर सबसे कम मैंने प्राइस रखा हुआ है ताकि अच्छे से जो भी नहीं परचेस कर पा रहे हैं वो भी परचेस कर लें। 400 रुपये बहुत नहीं होते हैं, वो भी 8 सब्जेक्ट के। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि बहुत महंगे हैं तो आप कृपया करके दूसरे
चैनल से नोट्स खरीद सकते हैं। यहाँ पर मैं नोट्स मेरे देने का मतलब ये नहीं था कि मैं आप पे थोप रही हूँ। मैंने कहा जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स की, यानी कि जो अदर वर्क भी करते हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, उनको मैंने कहा, मैंने स्पेशली सभी के लिए नहीं बनाया है, सिर्फ और सिर्फ स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जो नोट्स हमसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आपके नोट्स चाहिए। आपने देखा सेकेंड सेमेस्टर में बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने नोट्स नहीं दिए थे। लेकिन थर्ड सेमेस्टर में भी स्टार्टिंग से ही लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब मैंने टाइम मैनेज करके कैसे भी नोट्स को तैयार करने की कोशिश की, तो आप बोल रहे हो महंगे हैं। यानी जो भी मेरे हेटर्स हैं वो प्लीज़ बिल्कुल भी हेट मत करें, बिल्कुल भी नोट्स के लिए बिल्कुल भी ये मत कहें कि आपका नोट्स महंगा, आपको नहीं लेना है बिल्कुल मत लें, लेकिन चुप रहें। कोई ज़रूरत नहीं है हमारे नोट्स के बारे में इतना कहने की, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने इसको तैयार किया है और बहुत ही कम प्राइस में, और स्पेशली मैंने उन प्रशिक्षुओं के लिए बनाया है जिनको इसकी ज़रूरत थी। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप मत लीजिए। आप राजन सीरीज से पढ़ना चाहते पढ़ ले, आप पवन सीरीज से पढ़ना चाहते आप बिल्कुल पढ़ें। ठीक है, लेकिन आप यहाँ आकर फालतू के कमेंट्स मत करें कि अब मुझे इतने महंगे नोट्स हैं, मैं राजन से पढ़ लूँगा, पवन से पढ़ लूँ। प्लीज़, आपके लिए मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं जो ये सभी शब्द यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए बनाए हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैम मुझे नोट्स चाहिए, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, जो हर डेली मुझसे नोट्स के बारे में पूछते थे, सिर्फ उन्हीं के लिए मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं। आपको नहीं लेना है तो आप मत लीजिए। ठीक है, तो चलिए, आप बना सकते हैं तो आप बिल्कुल बनाइए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको नोट्स लेने की। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो। और देखिए, अब आप ये मत बोलिएगा मैम एक दिन में 2 क्लास 3 क्लास करती हैं, अब आपकी एक दिन में 2-3 क्लास होगी, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जून में आपके लास्ट वीक में पेपर हो सकते हैं या फिर जुलाई में होंगे। ठीक है, जून के लास्ट वीक में हो सकते हैं पेपर, में भी मैं कह रही हूँ हो सकते हैं, है ना, हो सकते हैं, तो कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपके पास अप्रैल है, अप्रैल समझ लीजिए आपका 15 दिन गुजर चुके हैं, अप्रैल मई आपके पास बचा है। और मुझे बहुत सारा अभी आपका, मैंने सोशल साइंस भी नहीं छुआ है, हिंदी भी नहीं छुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अभी सब्जेक्ट पढ़ाने, कंप्यूटर भी पढ़ाना है। ठीक है, तो इसलिए मैं अब डेली से 2-2 3-3 क्लासेस लगा दूंगी ताकि मैं अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकूं। और उसके साथ साथ मुझे अभी आपको बेहतर तरीके से सारे मॉडल पेपर कराने हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने हैं, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट रिविज़न भी कराना है, इंपॉर्टेंट महामैराथन क्लासेस भी देनी है। तो इन सभी के लिए मुझे टाइम चाहिए, तो इसलिए आप लोग क्या करिए, आप लोग डेली 2-3 क्लासेस पढ़ते रहिए। अब टाइम आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा आपका लेंदी है, सिलेबस बहुत ज़्यादा पढ़ना है। और ठीक है, फिर हम मिलते हैं यहीं पर। आप लोग खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।